नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमी वर्मा जिन्होंने एलआईसी एडीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। इस एग्जामिनेशन के बारे में हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं लेकिन बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमें जानने ज़रूरत है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर हम वो एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं तो आज अमित वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और एग्जामिनेशन से जुड़ी एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की, किस तरीके से क्वेश्चन्स आते हैं, कितनी तैयारी, कितनी लेवल ऑफ तैयारी की आवश्यकता है, वो सब हम जानेंगे। तो चलिए सीधी बात करते हैं अमित से। वेलकम अमित। अमित थोड़ा-सा हम जी एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, अपना बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन। मैम, मैं राजस्थान के जो श्रीगंगानगर जिला है, इतना डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए बढ़िया है। जो कोचिंग सेंटर है वो काफ़ी ग्रो हो रहे हैं इस एरिया में, और जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई के रिलेटेड वो भी अच्छा है। तो और जो मेरे पापा है वो फार्मिंग करते हैं, और उसके साथ ही मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी 2018 में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक में अपना एडमिशन लिया था। और सितंबर 2022 में मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, और डिग्री जो थी वो मार्च में आई थी। सो मैं थोड़ा समझना चाहूँगी आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है एंड ये फ़ील्ड थोड़ी अलग है। कैसे रुझान बना? आपने कैसे सोचा कि इस फ़ील्ड की तरफ हम आ सकते हैं? क्योंकि मैम जो हमारा जो 8th सेमेस्टर था उसी टाइम जो कंपनियां आने लग गई थी कॉलेज कैंपस में, लेकिन फिर हमें महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में जो ग्रोथ है वो उतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे आज के टाइम में। फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली मेरे भैया से, और फिर मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जनवरी 2022 में। साथ में ही जब 8th सेमेस्टर चल रहा था उसी टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन बीच में जब 8th सेमेस्टर के एग्जाम थे तब एक महीने वो उसमें वहाँ पर बंद करनी पड़ी थी, और उसके बाद में फिर से कंटिन्यू की थी। अमित, हम एग्ज़ामिनेशन आपने जैसे बताया कि 8th सेमेस्टर में आपको लगा कि आपको इस फ़ील्ड में आना चाहिए। जब हम कोई फ़ील्ड अपने लिए चुनते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हैं और उस फ़ील्ड के बारे में अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो आप जब आ रहे थे तो एक प्रोसेस फ़ॉलो किया होगा, समझा होगा, सीखा होगा, तो वो जो समझ है, सीख है, अ, क्या सेक्टर है, उसको थोड़ा शेयर करें और तब हम जानेंगे। मैम, मैं आपको बताया जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस थी मेरे पास। जो मेरे भैया थे वो शुरू से उसमें एलआईसी में मैनेजर की पोस्ट पर है, और उसी के साथ में मुझे गाइडेंस थी, 10th क्लास से गाइडेंस थी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आगे जाना है। लेकिन कहीं एक डिफरेंट सेक्टर में इसलिए बीटेक एडमिशन इसीलिए किया कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट में अगर नहीं कंटिन्यू कर पाता हूँ तो एक मेरे पास एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर एक ओपन हो रही है। तो इसी के फिर उसके बाद में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी मैंने। जब एक बार समझ लिया कि इस सेक्टर में रुझान है, तो तैयारी कैसे शुरू की, समझा कैसे, एलआईसी ईडीओ के बारे में कैसे जाना? मैम, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तब इतनी नॉलेज नहीं थी, और जो मेरा पहला एग्जाम था वो मैंने आरबीआई असिस्टेंट का दिया था, मार्च 2022 में दिया था। फिर उसी के साथ ही जैसे जैसे इसी फील्ड में आगे बढ़ते रहे, और फिर आरआरबी के बारे में सुना था मैंने सबसे पहले, लेकिन मैं वो नहीं दे पाया था क्योंकि जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो सितंबर में कंप्लीट हुई थी, और जो फॉर्म जो पहले ही आ गया था। फिर उसके बाद में सर ने वीडियो बनाई थी, गौरव गर्ग सर ने, एडीओ के बारे में और डब्ल्यूओ के बारे में। लेकिन डब्ल्यूओ में मैं नहीं नहीं कर पाया कंटिन्यू। उसके बाद में एडीओ, उसी के बाद साथ एडीओ की तैयारी की, और सर का जो फाइनेंशियल है और बैंकिंग और करंट अफेयर, उन्हीं को तीनों फॉलो किया, और साथ में गाइडेंस के साथ में उसी के साथ कंटिन्यू किया। मैं आपसे समझना चाहूँगी अ, जैसे आपने बताया कि गौरव सर की वीडियो से आपको समझ में आया था कि क्या है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या होते हैं, वेयर डू यू रीच इन योर करियर? तो थोड़ा-सा उसके बारे में आप हमें भी बताएँ। बहुत सारे दर्शक शायद आपको भी आज एक मार्गदर्शक के रोल पे देख रहे हैं। तो फिर बताएँ उसके बाद फिर एग्ज़ामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में भी बताएँ। मैम, जो एस्पेक्ट्स है ये तो ग्रोथ ग्रोथ तो काफी अच्छी है, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है आज इंडिया में काफी डेवलप होने वाला है। जो अपने टारगेट भी है 2047 तक की इंश्योरेंस टारगेट हर पर्सन के पास होना चाहिए। तो उसी के साथ इंश्योरेंस का तो डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर तो बढ़ने वाला है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो आज के टाइम काफी ग्रो हो चुका है, जैसे फिनटेक का टाइम है।
हर बंदा आज यूपीआई का यूज कर रहा है, वैसे ही आज कहीं ना कहीं इंश्योरेंस उतना नहीं डेवलप हो पाया, तो इसीलिए ग्रोथ मैम काफी इसमें काफी ज्यादा है। और जो जो सबसे पहले 3 महीने का एडीओ का दिया जाएगा, उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में आपका 2 साल 1 साल के लिए पीडीओ बनाया जाएगा। अगर आपके टारगेट नहीं पूरे होते हैं तो उसमें फिर 3 3 महीने के 4 एक्सटेंशन करके 2 साल तक पीडीओ आप रह सकते हैं। और उसके बाद में आपको डीओ बना दिया जाएगा, और उसके बाद में एक फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी डीओ तक। और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी? प्रीलिम्स के लिए क्या खास बातें, मेंस के लिए क्या खास बातें? जैसे कि एडीओ की बात करें तो जो इंग्लिश सेक्शन है वो तो ऑप्शनल होता है, और इसमें मिनिमम 10 मार्क्स सही होते हैं। जो ज्यादा वेटेज होता है 70 मार्क्स का, वो मैथ और रीजनिंग का ही रहता है। और इसमें अपने को सिर्फ स्पीड स्पीड चाहिए। और उसके बाद में मेंस की बात करते हैं तो मेंस का सेक्शन ज्यादातर आता है 60 मार्क्स का, आता है इंश्योरेंस अवेयरनेस का। इंश्योरेंस एक अच्छी खासी वेटेज रखता है, और उसके बाद में रीजनिंग और मैथ सेक्शन बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस काफी इसमें अच्छा योगदान देता है, और उसके साथ में 25 नंबर की जीके भी आती है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्पफुल होती है। और इसी के साथ प्री मेंस की तैयारी हो जाती है। उसके बाद में इंटरव्यू की अगर गाइडेंस थे, इंटरव्यू मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही नॉर्मल था। उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में पूछा, और आई थिंक 3 पता नहीं 4 क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक के पूछे थे। वो तो मुझे नहीं आ पाए थे क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने बस बेसिक और कॉर्पोरेट अच्छी तरह से कॉर्पोरेट किया था इंटरव्यू पैनल ने। प्रीलिम्स में मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपको एक अर्ज होती है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो एक्यूरेसी कैसे ध्यान रखें, जो मार्क कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मैम सबसे पहले तो जो आपको टाइम अलॉट किया जाता है 2 घंटे का, उस पे कम से कम 10 मिनट को अलग बचा के रखो। और बाकी 110 मिनट को आप सबसे पहले 110 मिनट आप एक्यूरेसी पर ही फोकस करो। उस पे आप अनवांटेड आंसर को मार्क करने की कोशिश नहीं, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में जो फिर आपको लगता है कि कितना आपका सेक्शन रह गया है, अगर इंश्योरेंस जैसे कि और जीके वगैरह इंग्लिश, अगर ऐसा सेक्शन रह जाता है जो बहुत ही कम टाइम में हो सकता है, तो उस पर भी एक्यूरेसी का ध्यान देना चाहिए। अगर मैथ सेक्शन रह जाता है तो मुझे लगता है इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका कम से कम एटलीस्ट फायदा तो ले ही लेना चाहिए, और मार्क कर देना चाहिए आंसर को। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है इस पूरी जर्नी में? मैम स्टडी आईक्यू का जब मैंने नाम सुना था, सबसे पहले मेरा आईबीपीएस पीओ का निकला था। मेरा सेकंड ईयर एग्जाम था ये, नवंबर 26 नवंबर को एग्जाम था मेरा। उसी टाइम मैंने कोर्स परचेज कर लिया था। और उस टाइम मैंने नोटिस किया कि मैं डेली तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास 20 डेज का टाइम था सिर्फ। फिर मैंने बेस्ट 300 करने की, और उस टाइम मैंने 4 मंथ की 300 कंप्लीट की थी। उसमें काफी अच्छा वेटेज था, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जीके से बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मेरा कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ गया था। और उसके बाद में मैंने डेली वीडियो को डेली करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट किया था, और साथ में नोट्स खुद के बनाने स्टार्ट किए थे। और उसी के बाद में जैसे जैसे जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, साउथ साइड है, वहां पर मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी क्या चीज़ कहाँ पर हो रही है। तो फिर उसी के साथ में जो प्रॉपर रिवीजन होती रही थी, एक क्वेश्चन की 5 6 बार हो जाती थी, फिर अच्छा सा समझ आने लग जाता था। और उसके बाद में जब इंश्योरेंस सेक्टर आया था, एडीओ की बात करते हैं तो उसमें 60 मार्क्स का तो सर का इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस साफ ही था वहाँ पे। और 25 का तो जीके सेक्शन हो गया, तो गौरव सर का तो एक अहम रोल था इसके अंदर। अमित, इंटरव्यू एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्रूशियल स्टेज होता है। उसमें कैसे यस बोलना है, आंसर कैसे देना है, क्या जवाब देना है, यस। थोड़ा सा पूरा बताएं। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कैसे तैयारी की? मुझे जब पहले पता लगा था कि इसका इंटरव्यू भी है, फिर मैंने सबसे पहले तो अपनी जो बात किसी के साथ कम्युनिकेट करने की जो तरीका है उसको अपना चेंज करने का स्टार्ट किया। और साथ में फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से। फिर उसी वहाँ पर मुझे सिखाया गया कि किस तरह से सही आंसर दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन का, और एकदम पोलाइटली होकर। और उसके साथ में जब वहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गया, तब वहां पर भी उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया था। और जो अगर कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें हाथों हाथ सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई गलत आंसर देता है तो उन पे
थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी वो बेसिक पूछते हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ का, अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरव्यू भी एक अहम भूमिका निभाता है इस किसी भी जॉब के अंदर। इंटरव्यू का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि ये टर्निंग है एंड फाउंड कि यहाँ से तो दिस इज ऑल कमिंग इनटू माय फेवर, समथिंग दैट यू वुड ऑलवेज लाइक टू रिमेंबर? यस मैम, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि नॉन स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे थे, 4 क्वेश्चन, तो वो मुझे नहीं आए थे। तब मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बाकियों से कम कर रहा हूँ, उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितने कहीं कोई जो बीए का स्टूडेंट है या जिसने पॉलिटिक्स पढ़ी है या जिसने जियोग्राफी पढ़ी है वो कर पाता है। फिर फिर मैंने उसी इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा उन्हें डीपली बताया। उन्होंने प्लान पूछे थे तो मैंने उन्होंने 3 पूछे थे तो मैंने थोड़ा उनको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया। और वहां पर अपना जो यहाँ पर जो इम्प्रेशन कम हुआ था वहां पर अपना इम्प्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया। और उसी के साथ ही मुझे लगा कि थोड़ा लेवल में है अब बाकी। जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई? यस मैम, एग्जामिनेशन से जो प्री एग्जाम उस पर ट्रेन अगर फोकस करें तो सबसे पहले तो प्री इंग्लिश पे मुझे लगता है कि इंग्लिश जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है, मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो इंग्लिश से एक चैलेंज ही होता है हमारे लिए। और मेरा तो जो बैकग्राउंड था 12th तक हिंदी का था, फिर मैंने बीटेक की, वो तो इंग्लिश में थी। वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामर सेक्शन इतना नहीं हो पाता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर मैंने अपनी इंग्लिश पे ध्यान दिया वहाँ से। और जीके और मैथ रीजनिंग तो लगभग स्ट्रॉन्ग कर ही लेते हैं जो बैकग्राउंड के होते हैं। और अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मेंस में मुझे लगता है कि अगर आरआरबी की बात करें तो उसमें कंप्यूटर तो अहम रखता ही है और साथ में जीके भी एक अच्छी वेटेज रखता है। क्योंकि अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का भी लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, लेकिन जो जीके है वो 6 महीने की वो पूछते हैं, इसीलिए अच्छा रहता है। अमित, आपने जैसे बताया इंग्लिश के लिए कैसे ध्यान देना है, तो एक क्विक रिकैप करेंगे। और जो भी रिसोर्सेज हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, उसको मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से एक क्विक रिकैप के फॉर्म में आप बता दें। मैम, जो सबसे पहले तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है और डेली न्यूज़पेपर को, हमें जो मैंने कोचिंग की थी वहाँ पे हमें डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता था और एक टास्क दिया जाता था कि तुम्हें इतना एडिटोरियल तो कम से एटलीस्ट रीड करना ही है। और जो भी वोकैबुलरी तुम्हारे पास है उसको नोट डाउन करना है। और उनको ज़्यादा नहीं करना, लेकिन छोटे छोटे टास्क में आपको डिवाइड कर लेना है इंग्लिश सेक्शन को कम से कम। और जो ग्रामर का सेक्शन है उस पे फोकस करना है। एटलीस्ट 15 दिन में 15 टॉपिक अगर आप निकाल पाते हैं तो उस हिसाब से 15-15 दिन से ग्रामर तो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में ग्रामर को रिवीजन करना बहुत एक अच्छा टास्क होता है। और उसी के साथ साथ रीडिंग, मैं मानता हूँ कि रीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, रीडिंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्लोज टेस्ट और जो होते हैं इन्हीं के साथ कवर हो जाते हैं। धन्यवाद अमित, बहुत सारी चीजें आपसे जानी। थैंक यू सो मच, और पूरी टीम की तरफ से ढेर थैंक यू। सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।